नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन की बड़ी खबरें और जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी हैं इन खबरों पर नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले संसद से जुड़ी खबर की। बजट सत्र के दूसरे चरण में आज भी संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहा और हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और बाद में दोनों ही सदनों की कार्यवाही हंगामे के कारण दोबारा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों में हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बीच विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने और ओबीसी समाज को लेकर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार हमला बोल रही है और इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को संसद और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया? उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 83 में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं, उनका ये मानना है। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार संसद से जुड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, जिस तरह से कि संसद में आज भी गतिरोध देखने को मिला, मुद्दे आज भी क्या उसी तरह के रहे? क्योंकि अब तो राहुल गांधी का निष्कासन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो कुछ भी हंगामा हो रहा होगा वो विपक्ष के सांसदों के द्वारा ही हो रहा होगा। बिल्कुल लालचंद, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अब जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से दोनों सदनों में अगर हम देखें तो जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सदन में आकर जिस तरीके से नारेबाजी और शोर शराबा कर रहा है, उससे साफ है कि जो विपक्ष की रणनीति है वो सदन को न चलने देने की है और इस पर वो शुरू से ही कायम रहे हैं। हाँ, बीच में जरूर ऐसी परिस्थितियां बनी जबकि राहुल गांधी के बयान को लेकर जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, सत्ता पक्ष है, उन्होंने भी राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करते हुए बार बार उनसे मांग की कि वो माफी मांगे। लेकिन एक और जो मसला जिस तरीके से आया और उनकी जो सदस्यता गई, उसके बाद ट्रेजरी बेंचेस को लगता है कि अब इस मसले पर, चूंकि वो अब सदन के सदस्य नहीं है, तो उनसे ये मांग तो संसद में कम से कम नहीं की जा सकती है कि वो सदन में आके माफी मांगे। तो इस वजह से ट्रेजरी बेंचेस की रणनीति अब इसमें बदल गई है, मुझे लगता है। लेकिन विपक्ष जो है इस पूरे मसले पर हमलावर है कि वो जो जेपीसी की मांग अब तक करता रहा था उसको वो आगे बढ़ाने की उसकी जो कोशिश है, वो उसी वजह से ये हंगामा और शोर शराबा हो रहा है। जबकि अब सरकार की पुरजोर कोशिश यही है कि जो सदन का जो कामकाज है, तमाम विधेयक हैं जिसको के लेकर सरकार चाहती है कि वो पारित हों और न सिर्फ पारित हों बल्कि उस पर चर्चा हो। क्योंकि हमने देखा है कि जो बजट को लेकर जो तमाम चर्चाएं सुनिश्चित की गई थी अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित या फाइनेंस बिल से संबंधित, जो 10 घंटे की चर्चा थी, उस पर 10 मिनट भी चर्चा नहीं हो पाई। इसमें सीधा तौर से ट्रेजरी बेंचेस ने कहा कि राहुल गांधी को इस पूरे मसले पर अगर वो चाहते तो वो तभी मसला समाप्त हो जाता और वो माफी मांग लेते और सदन आराम से चलता। लेकिन अब जो विपक्ष है वो एक तो विरोध कर रहा है, न सिर्फ विरोध कर रहा है बल्कि वेल में आकर नारेबाजी भी कर रहा है। तो ये जो परिस्थिति है अब विपक्ष के द्वारा उत्पन्न की गई है, जिसमें कि सदन नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से सदन नहीं चल पा रहा है, ऐसे में तमाम जो कामकाज हैं वो ठप हैं या फिर कुछ जो सदन पटल पर रखे जाने वाले चीज़ें हैं वो कम से कम जो है दोनों सदनों में हो पा रही हैं? क्या कुछ भी कामकाज संभव हो पा रहा है ऋषि दोनों सदनों में?
अरे कामकाज को कोशिश है कि सभापति के द्वारा इसको कामकाज को आगे बढ़ाया जाए और तमाम स्टेटमेंट हैं, पेपर्स हैं, वो ले किए जाते हैं और बीच में कोशिश होती है कि कुछ चर्चा हो या किसी बिल को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में हमने देखा है कि इस पुरजोर कोशिश को विपक्ष की जो नेता हैं वो नारेबाजी के जरिए उसको ध्वस्त करने में लगे रहते हैं। तो इस वजह से ये जो पूरी कोशिश है, अब देखना होगा कि अब जो सोमवार से जो परिस्थिति बनती है जिसमें कि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं अब वो कामकाज को आगे बढ़ाना चाहती हैं और इस पूरे मसले में जो विपक्ष की जो भूमिका है, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं जो कि विपक्ष के द्वारा भी अलग अलग मीटिंग करना और वो उसको गोलबंद करना तमाम राजनीतिक दलों के साथ। हालांकि कांग्रेस के इस पूरे मसले पर, राहुल गांधी वाले मसले पर विपक्ष का उस तरीके का सहयोग नहीं मिला, लेकिन अब कांग्रेस की कोशिश है कि जेपीसी के मसले पर विपक्ष को लामबंद किया जाए। तो अब जो परिस्थिति बनेगी वो सोमवार को स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि आज जैसे कि हमने देखा लोकसभा शुरुआत में ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई, लेकिन 2 बजे भी जब कामकाज नहीं चल पाया तो सभापति ने मजबूरन इसको स्थगित किया। और अब हम जानते हैं कि कल और परसों सदन नहीं चलेगा, यानी कि अवकाश की वजह से नहीं चल पाएगा। और सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार हम जानते हैं कि सदन हमेशा से उस छुट्टी का दिन रहता है। तो अब सोमवार को ही सदन की कार्यवाही चलेगी और उस समय देखना होगा कि क्या नई रणनीति ट्रेजरी बेंचेस की रहती है और क्या रणनीति विपक्ष की रहती है। जी बिल्कुल, क्या रणनीति रहती है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या कहीं से कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है या फिर ऐसा लगता है कि शायद अगर सदन में कामकाज ना हो तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन भी दोनों सदनों का हो सकता है? क्या इस पर भी कोई विचार कहीं से आ रहा है जो कार्य मंत्रणा समिति है उसके पास? देखिए लालचंद, जहाँ तक सदन 6 अप्रैल तक चलने का जो समय निर्धारित किया गया था उसको लेकर अब काफ़ी हद तक ये स्पष्ट किया जा चुका है। हालांकि संसद में हम जानते हैं कि कभी भी जो परिणाम है, यानी कि जो फैसले हैं वो बदल जाते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक जो पुष्ट जानकारी है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सदन का जो समय तय किया गया है वो तय समय तक पूरा चलेगा। सरकार की कोशिश ये है कि जो कामकाज है उसको निपटाया जाए और अगर विपक्ष इसमें हंगामा करता है तो विपक्ष को इस मामले में एक्सपोज भी किया जाए, क्योंकि सदन को न चलने को जो आरोप है वो विपक्ष सरकार पर लगा रहा था, सत्ता पक्ष पर लगा रहा था। तो ऐसे में अब सरकार ने जो अभी तक जो रणनीति जो बनती हुई दिखाई दी है ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, यही है कि हम सदन को आगे बढ़ाएं, चर्चा करें और इस चर्चा में विपक्ष को मजबूर करें कि वो चर्चा में शामिल हो, ताकि जो कामकाज है रुके हुए उनको आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि 6 तारीख तक जो कामकाज रखा गया है, यानी कि जो समय रखा गया है वहीं तक का समय प्रतीत होता है कि चलेगी संसद। चलिए, उम्मीद करते हैं कि संसद चले और कम से कम जो बाकी समय है इसका उपयोग हो विधायी कार्यों को निपटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जोड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सांसदों की बैठक दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में हो रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण समेत पार्टी के तमाम ओबीसी केंद्रीय मंत्री और अनेक सांसद शामिल हो रहे हैं। इस बैठक का आयोजन बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने किया है और बीजेपी के जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे हमारे संवाददाता राजेश राज ने खास बातचीत भी इस बैठक के बारे में की है। हमारे साथ बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर डॉक्टर के लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण साहब, क्या उद्देश्य है इस बैठक का, क्या एजेंडा है? ये ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान हम तय किए, अप्रैल 6 पार्टी स्थापना दिवस से लेकर अप्रैल 14 अंबेडकर जयंती तक 9 दिवस, 9 साल मोदी जी सरकार का कार्यकाल में किस तरह ओबीसी का, समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जो भी योजना बनाए, उपलब्धि बनाए, वो लोगों के बीच में ले जाने के लिए ये हम तय की है। ये 6 अप्रैल से शुरुआत होगा, लगभग 1 लाख गांव, 1 करोड़ घर जाने का, और कांग्रेस का भी पर्दाफाश करेंगे। जनता के अदालत में किस तरह नेहरू जमाने से लेकर राहुल गांधी तक हमेशा ओबीसी समाज का अपमान किया, उनका आरक्षण का मुद्दा है तो विरोध किस तरह किया, काका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक। आज राहुल गांधी जी भी इसी तरह
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोबारा लोकतंत्र के माध्यम से लोगों का दिल जीतकर हासिल कर आज प्रधानमंत्री बनने से वो सही नहीं पा रहे। ये समझते कि ये संविधान के ऊपर है ये परिवार, और इसके अलावा हमारे सिवा हमारे परिवार के अलावा कोई हक ही नहीं समझते ये देश का राज करने के लिए। इनका भी पर्दाफाश करेंगे जरूर। आज पिछड़ा वर्ग आयोग का जो मजबूत दिया, संविधानिक दर्जा दिया, नीट के माध्यम से होने वाले परीक्षाओं में 27% आरक्षण दिया, जितनी योजना बना ये योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए ये हम एक कार्यक्रम थे। इसीलिए क्या राहुल गांधी का जो मसला है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी? ये चर्चा करने की जरूरत है। लोगों तो जागरूक करेंगे जरूर। लोगों को पता चल गया ये मोदी जी के जाति के ऊपर टिप्पणी करना, ये राजनीति के माध्यम से अब कभी ये मोदी जी को, बीजेपी को आप ये लिपटना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, एजेंडा नहीं है। इसलिए मोदी जब विकास और गरीब कल्याण योजना में लोगों को जब दिल जीत कर तीसरी बार भी माहौल बन गया देश में प्रधानमंत्री बनने का, इसीलिए ये सही नहीं पा रहे। ऐसे जाति के नाम पर अपमान करने का जो प्रयास करा, पूरा ओबीसी समाज आक्रोश है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, जिनका कहना है कि ओबीसी समाज में बहुत आक्रोश है और कांग्रेस के जो कारनामे हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे आने वाले दिनों में, और अगले चुनाव में ओबीसी मोर्चा बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ वेस्टर्न कोर्ट दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और राजेश राज ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। राजेश, हमने डॉक्टर के लक्ष्मण से आपकी बातचीत सुनी। बातचीत से बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को कोई भी ढिलाई देने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रही है, और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक व्यापक कार्यक्रम है इस मुद्दे को आम लोगों के बीच लेकर जाने का। देखिए, निश्चित तौर पर सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी के अपमान का मुद्दा उठा रही है, और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से संसद के अंदर, संसद के भीतर हम कह सकते हैं कि गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक भी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सांसदों ने कहीं न कहीं आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का काम किया, और अब ओबीसी के जो सांसद हैं उनकी बैठक हो रही है और बैठक का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, वो मौजूद हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रीगण जो भारतीय जनता पार्टी कोटे से केंद्र में मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अन्नपूर्णा देवी की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर, सुशील मोदी, प्रदीप सिंह, जो अशोक यादव, अजय निषाद समेत जो अनेक सांसद हैं, रमा देवी, प्रीतम मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, ये तमाम लोग जो है इस सभागार में उपस्थित हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो पहुंचेंगे, और जो ओबीसी मोर्चा के जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वो इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं, और बड़ी तादाद में ये जो वेस्टर्न कोर्ट का पूरा हॉल है, आप देख सकते हैं कि ये हॉल पूरी तौर पर खचाखच भरा हुआ है ओबीसी सांसदों से, केंद्रीय मंत्रियों से। और जब डॉक्टर लक्ष्मण से हमने यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी को एक्सपोज किया जाएगा, कांग्रेस को एक्सपोज किया जाएगा, और इसके लिए पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं। हम सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहे हैं 6 अप्रैल से लेकर अंबेडकर जयंती जो 14 अप्रैल तक होगी। इस दौरान 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की जो है वो ओबीसी मोर्चा ने कार्यक्रम तय किया है। ओबीसी समुदाय के लोगों तक वो जाएंगे और कांग्रेस को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक्सपोज करने की ये कोशिश रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की इसके तहत जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत मोटे तौर पर क्या ये माना जाए कि अभी से लेकर कम से कम अगले 1 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का ये व्यापक प्रोग्राम हमें दिखाई पड़ेगा, जिसमें कि वो ओबीसी से जुड़े मुद्दे पर और खास तौर पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने यही कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए
पार्टी की क्या भूमिका हो, ओबीसी मोर्चा की क्या भूमिका हो, इसके लिए पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और पार्टी की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे कि कैसे गांव-गांव तक जाना है, क्योंकि देश में हम जानते हैं कि ओबीसी समुदाय की एक बड़ी आबादी है और शायद ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत सरकार चल रही है उसमें 27 ओबीसी वर्ग के मंत्री हैं, एसटी मंत्री हैं, एससी मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनाव में कैश करने की जरूर इसे कोशिश करेगी कि देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है उस बहुसंख्यक आबादी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है। इस बात को पूरे जोर शोर से उठाने की कोशिश आने वाले कर्नाटका विधानसभा में भी होगी और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि ग्रास रूट पर जाकर, कॉमन पीपुल के बीच जाकर ओबीसी के लिए किए गए कार्यों की रूपरेखा जो है वो आम जनता को बताएं और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो या फिर नीट में रिजर्वेशन देने की बात हो, बीजेपी इन मुद्दों को निश्चित तौर पर चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी और इसे बुलाने की भी कोशिश करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए। इस खबर पर आप उस बैठक में मौजूद हैं, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्षिक स्मृति व्याख्यान में शासन शक्ति का पृथक्करण, इस विषय पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं सांसदों से आह्वान करता हूं कि राजेंद्र बाबू ने जो कहा है उस पर आत्मनिरीक्षण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शासन के तीनों अंगों से तालमेल के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है। Any attempt to undermine the intent of legislature would amount to a situation which will not be wholesome, and it will also upset the delicate equilibrium. तो उपराष्ट्रपति का ये संबोधन और इस कार्यक्रम में मौजूद थे हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरह के हम जानते हैं कि इन दिनों संसद में गतिरोध जारी है, लोकतंत्र को लेकर के एक चर्चा भी छिड़ी हुई है, ऐसे में ये एक मौका था जिसमें कि उपराष्ट्रपति जो कि इन चीज़ों के, संवैधानिक चीज़ों के बड़े जानकार माने जाते हैं, उनके संबोधन का एक हिस्सा तो हमने सुना, लेकिन आप वहां पर मौजूद थे। कौन कौन सी मुख्य बातें उन्होंने इस संदर्भ में, इस व्याख्यान में कही? विशाल, देखिए लालचंद, आज उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि द टाइम इज नाउ और भारत का वक्त आ गया है। भारत दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ते वाली अर्थव्यवस्था है और अब उसको कोई नहीं रोक सकता। जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हमने यूके को पीछे छोड़ा, उन ब्रिटिशर्स को जिन्होंने हमें हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, उनको पछाड़ कर हम आगे बढ़ गए। तो ऐसे में जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं बाहरी तौर पे जिनको भारत के अंदर सपोर्ट मिल रहा है और वो चाहते हैं किसी तरह से भारत की जो तेज रफ्तार है उसमें रोड़ा अटकाया जाए और भारत की जो डेमोक्रेसी है उसको बदनाम किया जाए। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है मैंडेट ऑफ द पीपल और लेजिस्लेचर के जो पावर्स है उसको अगर कोई भी पाया, जो जब थ्री पिलर्स की बात करते हैं, फोर्थ एस्टेट तो हमारा प्रेस है ही, तीनों में से एक भी पिलर जो है अगर उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को बिगाड़ता है। इसलिए उन्होंने वहां पर मौजूद जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे कहा कि मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि चूंकि अब ब्यूरोक्रेसी बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है, आप भी अपना उस तरह से योगदान दें जिस तरह से आपसे अपेक्षित है, क्योंकि भारत 2047 तक विश्व के नंबर 1 देश बनने के राह पर चल पड़ा है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं एमपी से भी ये उम्मीद करता हूं कि वो जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसको विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, चाहे वो अपर हाउस में हो चाहे लोअर हाउस में हो, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। लेकिन अगर हमारे देश की बात बाहर जाती है और बाहरी ताकतों को यह मौका मिलता है कि किस तरह से भारत को बदनाम किया जाए, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात होगी। साथ ही उन्होंने जिस तरह से जो तीनों अंग हैं शासन के, उसमें तालमेल की बात कही। हाल के दिनों में हमने कुछ चर्चाएं न्यायपालिका, विधायिका को लेकर के भी सुनी हैं, उसमें भी उन्होंने अपने विचार खोल करके रखे कि किस तरह से तीनों अंगों को आपस में तालमेल के साथ लोकतंत्र में काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और
लालचंद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी उपराष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी का जो डोमेन है, पार्लियामेंट उसमें इंटरफियर नहीं करता और नहीं करना चाहिए, लेकिन जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, वो पार्लियामेंट का डोमेन है और इस ऐसे में किसी भी दूसरे अंग को उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो जनादेश को रिफ्लेक्ट करता है, लोगों के जो मैंडेट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और अगर उसमें हस्तक्षेप होता है तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है दूसरे देशों को बाहरी ताकतों को तकलीफ हो सकती है। उन्होंने एक हवाला भी दिया कि मैं इंडस्ट्री से कहूंगा कि वो हमेशा भारत की प्रगति में योगदान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए जिसमें बिना उन्होंने किसी इंडस्ट्रियल सेटअप का नाम लिए कहा कि 200 करोड़ रुपए अमेरिका स्थित एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए ताकि वो भारत को बदनाम कर सके, भारत पे लांछन लगा सके CSIR के नाम पे, CSR के नाम पे। तो ये एक बहुत गलत बात है और ये जो मेरे संज्ञान में आया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह से देश के लोग ही देश की विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, संसद में गतिरोध जारी है, उन्होंने सांसदों को भी उनके आचरण की याद दिलाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सीख लेने की सलाह दी। क्या ये उम्मीद की जाए कि कुछ उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि संसद का गतिरोध दूर हो और कुछ कामकाज हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्होंने कहा कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अभिन्न अंग थे, और उनकी खास बात यह थी कि वो हर बात में बड़े मुखर थे। मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि इस तरह के पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे तब की जो पॉलिटिकल सेटअप था उसके साथ, लेकिन वो डिफरेंसेस के होते हुए भी वो अपनी बात को पूरी सीधाई और पूरी सच्चाई के साथ रखते थे। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर है, हमारे अंदर मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन उसका जो समाधान है वो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए ही होना चाहिए। चाहे आप राज्यसभा में हो, चाहे आप लोकसभा में हो, बार बार सदन की जो प्रोसीडिंग्स है उसको डिस्टर्ब करके आप जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके ही हाथ मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये लाइव कवरेज होता है उसको पूरी दुनिया देखती है। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, ऐसे में ये एक बहुत अशोभनीय तस्वीर पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमसे जुड़े थे, और इसी के साथ खबर पर नजर में आज के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।